मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने शुरू किए थे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर से भी मिलकर बने होते हैं। एंजाइम्स वास्तव में प्रोटीन है, जिसे बताया था वैज्ञानिक सिद्धांत ने बताया था। एंजाइम्स को हम की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं। तो सिंपल एंजाइम जो केवल एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, केवल प्रोटीन पार्ट ही होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिनमें एक मेन पार्ट तो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और कुछ पार्ट जो होता है स्पेशल ग्रुप के रूप में होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन भाग होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का। अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, तो ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप को बोलते हैं कोफैक्टर, और अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है तो इसे हम बोलते हैं को एंजाइम। इनके एग्जाम्पल सब देखेंगे। हमने देखा था कि एंजाइम कैटालिस्ट की तरह केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं और खुद उस रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ये क्या है? मेन प्रॉपर्टी इसकी एंजाइम्स की। तो हमने दो टाइप देखे थे इनके, सिंपल एंजाइम और दूसरा कौन सा हमने देखा था? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट को दोनों को मिलाकर अगर नया नाम दें तो वो नया नाम क्या बताया था बच्चों? मैंने होलो एंजाइम या फिर कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, नॉन प्रोटीन भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भाग ही इसके बिना जो एंजाइम होता है, वो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाते। इसलिए कॉन्जुगेटेड एंजाइम में उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग जो इनऑर्गेनिक होने पर कहलाता है कोफैक्टर, और ऑर्गेनिक होने पर कहलाता है वो एंजाइम। यह बात आपने अच्छी तरह से नोट कर ली बच्चों। अब आगे तो मैं भी बता रही थी कि अगर एपो एंजाइम यानी कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग यानी जो केवल और केवल एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, उस पार्ट को और क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम के एपो एंजाइम को अगर हम उसके मेटेलिक फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक फैक्टर से अलग कर दें तो उसकी जो एक्टिविटी वो टोटली लॉस्ट हो जाएगी, टोटली खत्म हो जाएगी, वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि कहाँ कोफैक्टर्स काम आते हैं और कहाँ कोएंजाइम्स काम आते हैं। कोफैक्टर्स मीन्स जब प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा हो, इनऑर्गेनिक हो। कोएंजाइम्स मीन्स जब प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, ऑर्गेनिक हो। तो जिससे जब रेस्पिरेशन पढ़ेगी बच्चों, या रेस्पिरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने ग्लाइकोलिसिस नाम सुना होगा, है ना? तो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड बहुत से एंजाइम्स को मेटेलिक कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है। मतलब वो एंजाइम, इसलिए हमने ग्लाइकोलिसिस जो कि रेस्पिरेशन का एक मेन हिस्सा है, उसमें जितने भी एंजाइम्स काम आते हैं, अगर उन एंजाइम्स को साथ में मेटेलिक कोफैक्टर नहीं मिले तो वो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन को। वो जो उनका काम है वो काम को अपना अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कोफैक्टर्स के, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कैल्शियम है, पोटेशियम, कोबाल्ट एटसेट्रा। इनका नोट करिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और कोबाल्ट, ये सब क्या है? मेटेलिक आयंस यानी कि कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स यानी कि इनऑर्गेनिक। मेटल्स कैसी होती है? ऑलवेज इनऑर्गेनिक। तो ये सारे क्या हुए? वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट देखिए एंजाइम और दूसरे बताती हूँ, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन से एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस और कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम। इनको देखिए कौन कौन से मेटेरियल आयन की जरूरत पड़ती है? इनको जरूरत पड़ती है जिंक आयन की। एक दूसरा एंजाइम है आर्जिनेज एंजाइम, इसको जरूरत पड़ती है मैग्नीज आयन की कोफैक्टर्स के रूप में। नाम नोट किया आपने? कार्बोनिक एनहाइड्रेस और कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम को कौन सी मेटेरियल आयन की जरूरत पड़ती है? जिंक आयन की। और आर्जिनेज एंजाइम को मैग्नीज आयन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, इनकी हम जानते हैं कि जो कोफैक्टर्स होते हैं, जो आपको एंजाइम्स में हम पढ़ेंगे, इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, विशिष्ट क्रिया होती है। अब हम देखेंगे कोएंजाइम्स, ये तो सारे थे कोफैक्टर्स। कोएंजाइम्स, अनेक कोएंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। उनके बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे आपने सुना होगा NAD, FMN, FAD, ATP, ADP, ये सब क्या है? कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम के नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट है, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, याद करिए आपने कौन कौन से? NAD की फुल फॉर्म निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
अगर इस NAD में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो क्या नाम हो जाएगा? NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक को मैंने बताया था FMN, FMN का मतलब क्या बताया था मैंने? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड हो तो FMN और डाइन्यूक्लियोटाइड हो तो FAD। ये सब क्या थे? को एंजाइम्स। तो अभी हम देख रहे थे कि कोएंजाइम्स को कोएंजाइम्स अभी हमने देखे NAD, NADP, FMN, FAD, ATP, ADP एक्सेट्रा। तो अगर हम इनका ओरिजिन देखें तो जो जितने भी कोएंजाइम्स जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, अधिकांश कोएंजाइम्स विटामिन या उनके डेरिवेटिव्स हैं। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि सभी विटामिन कोएंजाइम्स की तरह कार्य करेंगे। आई रिपीट कि अधिकांश कोएंजाइम्स विटामिन हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, किंतु सारे विटामिन कोएंजाइम्स की तरह कार्य नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन टी, ये कोएंजाइम्स के रूप में काम नहीं आते। बट अदर विटामिन लाइक विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन B6 जिसे हम पाइरोडेक्सिन भी बोलते हैं, विटामिन B12, विटामिन C, फोलिक एसिड एंड विटामिन K। ये सभी जो विटामिन है कोएंजाइम के रूप में काम आते हैं। बट विटामिन A, विटामिन B एंड विटामिन E आर नॉट यूज्ड एज कोएंजाइम्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने थायमिन नाम सुना होगा, थायमिन इसको बोलते हैं विटामिन B1 को। तो ये थायमिन है एक TPP है, टायरोसिन पायरोफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होकर कई एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम के रूप में काम करता है। और एंजाइम की एक और बात हम देखते हैं बच्चों की, जो एंजाइम हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। द मेन फंक्शन क्या है? कैटेलाइजिंग का। कैटलिस्ट लेकिन कौन से? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक नहीं है एंजाइम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ कुछ सिमिलरिटीज दिखाते हैं, कुछ नहीं सिमिलरिटीज ज़्यादा दिखाते हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज भी दिखाते हैं। जैसे कि तो पहले हम देखेंगे एंजाइम की इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ सिमिलरिटीज, समानता है। दोबारा बोल रही कि एंजाइम खुद क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ कुछ काफ़ी सिमिलरिटीज दिखाते हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज दिखाते हैं। पहले हम देखेंगे समानता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अकार्बनिक उत्प्रेरक दोनों ही रिएक्शन के बाद केमिकली और क्वांटिटेटिव रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। क्या मतलब हुआ? जब केमिकल रिएक्शन हुई, एंजाइम काम आया या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम आया, दोनों ही रिएक्शन के बाद केमिकली और मात्रात्मक रूप से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जितने काम में लेते उतने ही बचे रहते हैं और दोनों को ही हम वापस रिएक्शन में काम में ले सकते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी देखिए, सबस्ट्रेट की तुलना में दोनों का ही अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपयोग होता है। सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो एंजाइम भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए, एंजाइम हमें चाहिए अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में। और अगर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ले रहे हैं तो वो भी बहुत अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में काम में चाहिए होता है। ये दोनों की दूसरी समानता। तीसरी समानता देखिए, दोनों ही रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। रिएक्शन में पार्ट लेंगे लेकिन रिएक्शन को शुरू नहीं करेंगे, बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं। बल्कि जो सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी होती है या रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करके रिएक्शन की रेट को या स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोनों में से कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को शो नहीं करता। दोनों को मतलब एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और दूसरे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही जब रिएक्शन में रिवर्सिबल वाली स्टेट आती है, साम्य अवस्था वाली अवस्था आती है, तो दोनों ही रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को शो नहीं करते, नहीं दर्शाते। अगला समानता देखिए, दोनों ही सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ई बॉन्ड एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे एंजाइम्स की इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ डिसिमिलरिटी, असमानता। समानता अभी हमने देखी थी तो असमानता है। पहली असमानता देखिए डिसिमिलरिटी। एंजाइम्स जो है जटिल संरचना वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये कई बार देख चुके हैं। जटिल संरचना वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है? सूक्ष्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अकार्बनिक अणु है जो ज़्यादातर मेटेलिक आयन के रूप में होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन, जिंक आयन। इनऑर्गेनिक और सूक्ष्म मॉलिक्यूल है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के प्रति स्पेसिफिक होते हैं, है ना?
अपना जो सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, उसके प्रति विशिष्ट होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है कई रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकते हैं। तीसरा देखिए, एंजाइम्स के पीएच और टेम्परेचर के प्रति अत्यधिक संवेदी, अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं। किसके प्रति? पीएच और टेम्परेचर के प्रति, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के कम संवेदी होते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत कम होता है। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंट्रोल्ड हो सकती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता।